Hello students, this is Sarvesh Nagar and I welcome you again at the platform of Shri Aurobindo IAS YouTube channel। और हमारा टॉपिक चल रहा है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम एक और चैप्टर आगे जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। और ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज दिस लेक्चर इज गोइंग टू सेट द पैटर्न ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ एवरी फेज इन हिस्ट्री। हम हिस्ट्री के हर काल में अर्थव्यवस्था को कैसे पढ़ना है उसका फॉर्मेट सेट करेंगे। इसका मतलब है कि अ सूट फिट फॉर ऑल, अ फॉर्मूला फिट फॉर ऑल। ये ऐसा पजामा मैं आपको देने वाला हूं जिसको आप कैसे भी कभी भी कितना भी पहन सकते हो, उसका रफ एंड टफ यूज कर सकते हो, बट टाइम टू टाइम आपको उसका रबर बैंड चेंज करना है, उसका पजामा चेंज करना है। सो लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन लिखे हैं ऊपर। पहला है हड़प्पा सभ्यता में नगर व नगरीकरण क्यों हुआ। दूसरा है क्यों यह एक व्यापारिक सभ्यता बनी। और थर्ड स्टेट्स दैट इस सभ्यता की संपन्नता प्रॉस्पेरिटी का कारण क्या था। why city town और urbanization took place। देन है आपका why this became commercial और trade economy or trade civilization। then what is the factor behind the prosperity of this civilization। okay, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई वॉन्ट यू पीपल टू विजिट फर्स्ट दोज लेक्चर बिकॉज दिस लेक्चर विल यू विल ओनली अंडरस्टैंड दिस लेक्चर बाय वाचिंग दोज लेक्चर। तभी आप एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर पाएंगे, एक लिंक स्थापित कर पाएंगे। एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट लेक्चर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, उसमें बताया था मैंने कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट events that took place previous and that follows further upcoming events। जो हिस्ट्री है वो सब घटनाओं का खेल है जो पीछे घटी है और जो लिंक रहती है आने वाली घटनाओं से। इफ यू मिस द प्रीवियस इंसिडेंट यू वोंट अंडरस्टैंड द अपकमिंग इवेंट्स। तो हम बात करते हैं इनकी। देखिए, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में इंसान ने क्या करना सीख लिया था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज, ठीक है। इसमें किसान ने सीख लिया था क्या, कल्टीवेशन सीख लिया था। देन सीखा था उसने क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। डोमेस्टिकेशन प्लस सेटल्ड लाइफ, ये 3 फैक्टर आपको अच्छे से ध्यान होंगे। ये सीख लिया था। इससे इसके जस्ट नेक्स्ट फेज में आया था अपन क्या, अर्ली हड़प्पन फेज, यानी आरंभिक फेज में, ठीक है। और इस फेज में क्या था, इंसान ने 2 चीजें सीखी। एक फ्लड कंट्रोल और दूसरा सीखा था क्या, इरिगेशन, ठीक है। आप समझ रहे हो। अभी जुम्मा ये क्या थे, ये फूड गेदर और हंटर थे और अब क्या हो गए, कल्टीवेटर हो गए। और कल्टीवेटर के बाद में क्या सीख लिया, अर्ली हड़प्पन फेज। आपको ध्यान है किस फेज की बात कर रहा हूं मैं, 3500 से 2600, कुछ ध्यान हो तो आपको, बीसी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फेज में जाएंगे तो जब अगर उन्हें ये दोनों चीजें सीख ली, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल, तो आप समझो ये जो खेत है अब है एग्रीकल्चर सरप्लस। इसको क्या बोलूंगा मैं, एग्रीकल्चर सरप्लस, यानी कृषि अधिशेष क्षेत्र, ठीक है। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना कि अगर कोई सा समाज कृषि में अतिशेष हो रहा है या एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है, तो नेचुरली दूसरे लोगों को क्या करेगा, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोफेशन में जाने के लिए प्रेरित करेगा। ये भी गेहूं उगा रहा है, वो भी गेहूं उगा रहा है, ये भी सभी अगर गेहूं उगा रहे हैं तो फिर क्या है कि गेहूं सब जगह हो जाएंगे, दूसरे शिल्प कैसे डेवलप होंगे, बोलेंगे अब ये भी यही काम कर रहा है, ये भी ये काम कर रहा है, और बल्कि सबके पास बच रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। वो क्या करेंगे, कुछ लोग खेती करना छोड़ देंगे, वो क्या करने लग जाएंगे, वो करेंगे कहां इन्वॉल्व होंगे, क्राफ्ट में तो क्या बोलेंगे, शिल्प बनाने लग जाएंगे, ठीक है। और यहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये कुम्हार का अगर फिर ऐसे कई बन जाएंगे, एक ये बन रहा है, 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 ठीक है। मतलब एक ये बन रहा है, ये हो गया आपका। मैं बोलूं यहां पर ब्रोंज का काम होता है, यानी ब्रोंज स्मिथ या कांचकार। यहां पर कुम्हार का काम होता है, यानी पॉटरी वर्क होता है, ठीक है। यहां पर ज्वेलरी का काम होता है। तो कहने का मतलब है अलग अलग जो छोटे छोटे मार्केट डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। अब और जब ये मार्केट डेवलप होंगे तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, सिटी।
क्या बन जाएगा, ये सिटी, शहर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो गांव रहा आपका और ये सिटी रहा, तो इनके बीच जो ट्रेड है वो चालू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आंतरिक ट्रेड, आंतरिक व्यापार, इंटरनल व्यापार, जो इंटर ट्रेड ही बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जब इनके पास सिल्क का ज्यादा उत्पादन हो जाएगा और इनके पास अनाज का अतिशय उत्पादन हो जाएगा, तो इनकी जरूरतें पूरी हो गई और इनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा वो कहा जाएगा, फिर ये फेज शुरू होगा अगला, बाहर ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, बाहरी व्यापार की शुरुआत होगी। ठीक है, अब आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे नियोलिथिक एज में उन्होंने कैसे किया। पहले उन्होंने कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन और सेटल्ड लाइफ, स्थायी बस्ती, पशु का पालन और खेती करना सीखा। देन अर्ली हड़प्पन फेज में, ये फेज पता है ना आपको, ये वाला आपका 5,500 से 3,500। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप समझ में आ गया होगा किस फेज की बात कर रहा हूं मैं। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन, सेटल्ड लाइफ, देन मूव टू अर्ली हड़प्पन फेज, देन क्या हुआ, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन। और अगर ये कर लिया हो तो एग्रीकल्चर सरप्लस आ गया। एग्रीकल्चर सरप्लस आ गया तो कई लोग अन्य शिल्प के लिए प्रेरित हुए, अन्य शिल्प के प्रेरित हुए, छोटी छोटी उन्होंने मतलब जगह जगह पर बसने लगे, और जब वहां पर बसने लगे तो वहां पर बाजार लगने लगा, तो सिटी बनने लगी, वहां पर टाउन डेवलप हुए। जब इनके पास भी सरप्लस, इनके सामान भी ज्यादा बनने लगे और इनके सामान भी, इनके पास भी अतिशेष बचने लगा, तो इन्होंने बाहर ट्रेड करना शुरू कर दिया। बाहर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो उन्होंने वैसे सामान भी बनाना चालू कर दिया जो इनके पास, जिनका इनके पास कच्चा मटेरियल भी नहीं था, तो उन्हें ना सिर्फ बाहर ये एक्सपोर्ट करते थे, बाहर से इंपोर्ट भी करने लगे। तो तीनों चीजें बता देता हूं मैं। नगर कैसे डेवलप हुए ये देख चुके हैं आप, व्यापार कैसे, ये यहाँ पर भी देख चुके हो और यहाँ पर भी देख चुके हो व्यापार कैसे डेवलप हुए। और जब सब कुछ विन विन सिचुएशन है तो संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी तो आएगी ही। और ये जो फैक्टर है आपका अर्ली हड़प्पन फेज का, ये नेचुरल है, बिकॉज देखिए ये सभ्यता पड़ती है सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज है उसके पास पड़ती है, वेयर एवरी ईयर 2 times फ्लड टेक्स प्लेस, जहां हर साल 2 साल बाढ़ आती है। इट मींस दैट दे कैन एंजॉय 2 क्रॉप्स ईच ईयर, और जो कि काफी अच्छा है क्योंकि हर बार फ्लड के मैदान आते हैं उनके पास। और आपको पता होगा, ये भी पता होगा आपको, सिंधु के जो मैदान है वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मतलब ग्रेटेस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड। तो जाहिर है इनके पास सब न सिर्फ भौगोलिक दशाएं हैं बल्कि कुछ कर गुजरने का एक दृष्टिकोण भी है इन लोगों के पास, तभी तो ये बाहर ट्रेड स्थापित कर पाए और कुएं के मेंढक ना बने रहे। तो आपने ये पैटर्न समझ लिया। इसके बाद हम आते हैं अर्थव्यवस्था के फॉर्मेट पर, आपको ये भी समझा देता हूं मैं क्या है। ये तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे। देखिए अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कौन से उस पजामे की बात कर रहा हूं जिसमें सिर्फ आपको नाड़ा बदलना है, यानी रबर बैंड बदलना है, एंड यू कैन वियर इट एट एनी टाइम एनीवेयर एंड हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार उसको पहन सकते हो, तो वो पजामा ये है। यू कैन सी दैट ये एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। दुनिया की हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत की कोई सी भी सभ्यता उठा लो आप, उसमें कृषि और पशुपालन रहेगा। देन आप क्राफ्ट में परिवर्तन देखोगे, उसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखोगे, या कोई सी क्राफ्ट भूल जाओगे, बट क्राफ्ट एग्जिस्ट करेगी, तो क्राफ्ट ही पढ़ना है आपको। एंड ट्रेड, ऑफ कोर्स एक बार आपकी ट्रेड स्थापित हो गए या ट्रेड आप करने लगे तो वो ट्रेड किसी न किसी रूप में चलता रहेगा, या कम होगा या ज्यादा होगा, या आंतरिक होगा या बाहरी होगा, लेकिन ट्रेड होगा, तो आप ट्रेड पढ़ेंगे। देन मॉनेटरी और बार्टर सिस्टम, अगर वहां पर मुद्रा इकोनॉमी है, पैसा एक्सचेंज का माध्यम है, तो उसके बारे में देखेंगे, यानी सिक्के हैं, कैसे सिक्के हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं। सोने के सिक्के हैं तो अच्छी अर्थव्यवस्था है, तांबे के या कोड़ियों के या फिर टिन के सिक्के इस्तेमाल हो रहे हैं तो कमजोर अर्थव्यवस्था है। वैसे कुछ पैटर्न हम नोटिस करेंगे। देन बार्टर सिस्टम, अगर ये नहीं है, पैसा नहीं है, तो लेन देन होगा, कौन सा बार्टर सिस्टम होगा, यानी कि आप क्या कर सकते हो, वस्तु के बदले वस्तु, टमाटर के बदले भिंडी, भिंडी के बदले आलू, आलू के बदले चने, चने के बदले गेहूं, वो बार्टर सिस्टम होता है। तो हम इसी पैटर्न में फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को देखते हैं। ये इसी फॉर्मेट की बात कर रहा था, ये वही पजामा है, ठीक है। तो इकोनॉमी, हम एग्रीकल्चर में देखें, इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने कॉटन, इन लोगों ने, इन्हीं लोगों को जाता है कॉटन उगाने का श्रेय, इन्हीं लोगों को जाता है कॉटन उगाने का श्रेय। देन ये राइस, व्हीट, गेहूं, देन बार्ले, यानी
जौ, देन है आपका डेट्स, खजूर, देन है आपका तिल, सेजामियम, ठीक है, सेजामम, SESMUM। देन आपका और भी कुछ है क्या? हाँ, मोस्टली यही चीज है, ठीक है। तो दीज वर द बेसिक। तो हम देख सकते हैं ये क्या उगाते हैं, कपास, राइस, गेहूं, जौ, खजूर और तिल वगैरह, ठीक है। लेंटिल्स भी, एक मिनट, आपको दालें भी दिख जाएंगी, दालें एक्चुअली मसूर है, लेंटिल्स, कुछ दालें भी यहाँ पर दिख जाएंगी। तो अगर इतनी चीजें हो रही तो आप समझ सकते हो इनका प्रोडक्शन कितना अच्छा होता होगा। और हो भी क्यों ना यार, साल में 2 बार बाढ़ आती है, बाढ़ के फ्लड के मैदान आते हैं, वहां पर उगाना कितना आसान होता होगा। तो नेक्स्ट वन है आपका क्या, कि कैटल रियरिंग, बिल्कुल जस्ट नीचे दिया है पशुपालन। अगर मैं पशुपालन को 3 भागों में बांट दूं, कौन से भागों में? पहला है आपका अम्यूजमेंट, ठीक है, इसमें अम्यूजमेंट में मैं आपको क्या रख सकता हूं, डॉग, कैट एंड बर्ड्स, इन 3 भागों में रख सकते हैं अपन। तो जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग जो पशु पक्षी उनकी लड़ाइयों को एंजॉय करते थे, तो जाहिर है वो पालते भी होंगे। ये वही क्षेत्र है जहां पर उत्तर पश्चिम भारत, जहां पर आज भी लड़ाई देखी जा सकती है, आज भी हम बात करेंगे। अगर आपने मूवी देखी होगी तेरे बिन लादेन, उसमें जो डुप्लीकेट रहता है लादेन का, उसमें भी वो पशु पक्षियों को लड़ाता रहता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। देन है आपका क्या, लोडिंग, लोडिंग वाले एनिमल, ठीक है, इसमें मैं रख सकता हूं कैमल। देन है आपका एस या एसएस, गधे या ऊंट, इनमें रख सकते हैं। गधे ऊंट लोडिंग वाले हैं। और एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्स, ठीक है, या बफेलो, बफेलो, ठीक है। ये आपके किसके हो गए, आपके कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, यहां पर नोट करता हूं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। जाहिर है कि ये दूध के लिए तो जानवर नहीं पालते थे, ये काफी एविडेंट है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलेगी दूध के लिए पाल रहे। हाँ, मीट के लिए जरूर हम देख सकते हैं किसको, गोट को और शीप को, ठीक है। तो कैटल रियरिंग काफी बड़े स्तर पर था। और हम देख सकते हैं अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए, अब देखो इसके तो एविडेंस नहीं मनोरंजन के लिए, लेकिन इसकी जो पेट एनिमल था ये, और बर्ड्स की लड़ाई सामान्य बात थी, वहां पर देखिए पशु पक्षियों की लड़ाई को सामान्यता वहां पर देखा जाता है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। देन है आपका लोडिंग, और फिर है आपका कैमल एसेस, और एग्रीकल्चर में बैल हो गए, और फिर बफेलो, देन मीट में गॉट और शिप हो गई, ठीक है, ये हो गया आपका। देन हम नेक्स्ट में आते हैं किसमें, क्राफ्ट में। क्राफ्ट देखो, कोई, मैंने ये तो बता दिया आपको क्राफ्ट डेवलप कैसे होती है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी क्राफ्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, टूल्स, ठीक है। टूल्स कौन अधिकतर, देखो यहाँ पर टूल्स जो बनते हैं वो काय के बनते हैं, एक तो टिन के बनते हैं, ब्रोंज और कॉपर। आपको पता है ना, इन तीनों धातु से परिचित है, क्योंकि कॉपर से और टिन से मिलकर तो ब्रोंज बनता है, और इसी सभ्यता को क्या बोलते हैं हम, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो टूल्स और वेपन भी, वेपन कौन से, अगर मैं बोल दूं नाइफ्स यानी चाकू, देन है आपका क्या, देन है सॉ, ये क्या है आपका आरी, देन है आपका एक्स यानी कुल्हाड़ी, तो वेपन भी है। देन है आपके यूटेंसिल्स, ठीक है, ये धातु के भी बनते हैं, और पॉटरी, ये मिट्टी के भी बनते हैं, ये मिट्टी। तो क्राफ्ट, बहुत सारे क्राफ्ट और भी है आपकी। क्लॉथ मेकिंग एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक शिल्प थी, एक क्राफ्ट थी। देन है इसी के साथ है आपका ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी यहाँ पर साइट थी, क्योंकि मैं बताऊं सड़कों में, नालियों में, घर में, सब जगह इन्होंने ईंटों का प्रयोग किया है। हाँ, आई मिस द पॉइंट इन माय अर्बन टाउन प्लानिंग कि इन्होंने ईंट का बहुत बड़े स्तर पर यूज किया है, तो आप उसको जरूर नोट डाउन कर लेना। मिस कर गया शायद मैं बताने में, मेरे ध्यान से उतर गया कि उन्होंने नगर नियोजन में ईंटों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, पकी ईंटों का प्रयोग किया है, शौचालय में, कुएं में, नालियों में, स्नानागार में, जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं उसमें, ग्रेड बाथ में, इवन जो पेवमेंट है वहां पर भी ईंटों का प्रयोग किया है। तो दे डिड यूज एक्सटेंसिवली ऑफ जो बैग्ड ब्रिक्स यानी पकी ईंटों का बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर प्रयोग इन्होंने
किया है। इसके साथ ही कुछ और भी है, ज्वेलरी। ज्वेलरी, ज्वेलरी किसकी? गोल्ड, सिल्वर, देन है आपका ब्रोंज, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेशियस स्टोन है उनकी भी ज्वेलरी थी। स्टोन की बता सकता हूं, स्टोन आपको पता है वो जो स्टोन की ज्वेलरी बनती है वो स्टेटाइट, जो आपका सेल खड़ी की ज्वेल बनती है उसको एक चौकोर आकार में काट कर उसमें छेद कर कर गले में पहनते, नेकलेस, जो आभूषण है उनके नेकलेस के रूप में पहनते थे वो। तो स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, गोल्ड हो गया, इनके आभूषण पहनते थे ये लोग। देन आपका और कुछ बचा है क्राफ्ट में, हाँ ऑफकोर्स बचा है सील, ठीक है। सील भी यहां पर महत्वपूर्ण है, मन के व्हील्स, मन के, ठीक है। तो ऐसी कई सारी क्राफ्ट है जो डेवलप हुई थी यहाँ पर, और इस क्राफ्ट की संपन्नता बताती है कि ये सिटी बनने लायक स्थिति में है, नगर बनने लायक की स्थिति में है। क्यों? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, तो ये हो गया आपका। और एक और मिस द इंपोर्टेंट, टेराकोटा। हाउ कुड आई मिस दैट? टेराकोटा, इसको बोलता है मृण मूर्तियां। क्या बोलते हैं? मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां। आपको पता होगा बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई हैं जो महिलाओं की, कोई नृत्यांगना की है, कोई आपका कुंवारी कन्या की है जिसके एम्ब्रियो से वो पौधा निकलता हुआ बताया गया है। तो क्या है कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत सारी क्राफ्ट है, और एक क्राफ्ट का मतलब है कि यहाँ पर अच्छे खासे व्यापारिक शहर होते होंगे। तो क्राफ्ट देख लिया आपने। जिनको नहीं पता किसको क्या बोलते हैं बता देता हूं मैं आपको। कांसा, इसको बर्तन बोलते हैं। देन कपड़े बनाना, ज्वेलरी यानी कि आभूषण निर्माण, ईंटों का बनाना। देन मोहरों, जो मोहरे छापी जाती है निशान के लिए, मोहरे के बनना। देन बीट्स, मन के, गले में पहनने के लिए जो मन के होते हैं वो। देन आपका टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियां। पॉटरी यानी मृद भांड, क्या बोलते हैं? मृद भांड। देन आपका टूल्स यानी उपकरण। देन वेपन, हथियार, चाकू, एक्स और आरी, कॉपर का तांबा। बाकी तो आप सबको समझ में जाएगा, इतना भी जटिल नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपकी क्राफ्ट हो गई। क्राफ्ट के बाद जो अंतिम बचा है आपका, सेकंड लास्ट बचा है, वो क्या बचा है आपका? ट्रेड। ट्रेड के बाद मुद्रा इकोनॉमी हम देखेंगे। देखिए, ट्रेड को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इनका ट्रेड किन से होता था। ट्रेड कहाँ करते थे ये? एक तो रिमोट, ठीक है, और एक है आपका नेबर, ठीक है, और एक है आपका इंटरनल, ठीक है। तो पड़ोसी, रिमोट, दूरस्थ, ये दूरस्थ वाला ट्रेड है, नेबरिंग ट्रेड है, और इंटरनल। तो दूरस्थ में आपका जो इजिप्ट है, आपका इजिप्ट और मेसोपोटामिया, यानी मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामियन सभ्यता से, और एक और सेंट्रल एशिया, यहां से लापिस लाजुली जो पत्थर आता था, सेंट्रल एशिया। बख्त खां एक आएगा, स्थान का नाम क्या है? बख्त खां, ठीक है, बख्त खां, ठीक है। नेबरिंग में आया बता सकते हो बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये आपके पड़ोस में जाएंगे। फिर यहां पर राजस्थान इंटरनल में, आंतरिक में, यहां पर क्या है? पड़ोस, यहां पर क्या है? दूरस्थ, और यहां पर क्या है? आंतरिक, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, देन है आपका राजस्थान, गुजरात, देन है आपका कर्नाटक, ऑफ कोर्स आपका कोलार, सोना। तो किससे क्या आता था हम ये भी देखते जाएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखिए, जो कर्नाटक से आता था वो आता गोल्ड, कर्नाटक से गोल्ड आता था, ठीक है। राजस्थान से तांबा, राजस्थान से तांबा। देन है आपका ईरान से भी आपका गोल्ड आता था। ईरान से क्या आता था आपका? गोल्ड। और इसी के साथ ही ईरान से क्या आता था? सेलखेड़ी, स्टेटाइट, सेलखेड़ी भी आता था। अब हाँ देखिए, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया, इनसे तो यहाँ पर मेनली अनाज जो है उनका व्यापार होता था। इनसे भी अनाज और कपास, कॉटन, इनका व्यापार होता था। ये मोटा मोटा आइडिया है।
अगर आपको साइट पता लग गई, इवन देन यू कैन जस्टिफाइड योर आंसर दैट किससे कौन कौन सा व्यापार होता है। तो इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। अब देखिए मैं आपको ये बता दूं, ये सभ्यता कहाँ थी आपकी, भारत के उत्तर पश्चिम भारत में। कहां पर, मैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि ये देख सकते हैं आप, देखिए ये वाला जो एरिया है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस वाले एरिया में, फिर सेंट्रल एशिया, फिर यहाँ पर ये इजिप्ट, और यहाँ पर ये सभ्यता थी मेसोपोटामिया की। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसी की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इससे आपको ये पता लग जाएगा व्यापार कहाँ से इनका व्यापार होता था। ठीक है, अब आपको ये पता लगा व्यापार कहाँ से होता था, तो हम ये भी देख लें कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो हम कर ली। अब हम थोड़े लिख लेते हैं इन रफली कि इंपोर्ट क्या करते थे और एक्सपोर्ट क्या करते थे। देखो ये इंपोर्ट क्या करते थे, ऑफ कोर्स प्रीशियस मेटल, प्रेशियस मेटल, हम इसका मुंह कभी नहीं छोड़ सकते, हम तब भी करते थे इनका इंपोर्ट और आज भी करते हैं। देन फ्रेग्रेंस ऑयल, खुशबूदार तेल, फ्रेग्रेंस ऑयल, इनका और इनका हम इंपोर्ट करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा हम कुछ चीजों इंपोर्ट करते थे, प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस स्टोन, तो मेटल में क्या जाएगा आपका, जैसे हमने बात कर चुके, टिन का, कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का इंपोर्ट किया करते थे। प्रीशियस स्टोन, लापिस लाजुली जो पत्थर है, यानी जो आपका लाजवर्द मणि है, वो वक्त का सेंट्रल एशिया से हम मंगवाया करते थे। तो स्टोन की बात हो गई, मेटल की बात हो गई, फ्रेग्रेंस ऑयल की बात हुई। तो एक्सपोर्ट क्या करते थे हम, एक्सपोर्ट हम क्या करते थे, हम करते थे एक्सपोर्ट आपका ग्रेन, मेनली अनाज एक्सपोर्ट करते थे। देन है आपका कॉटन, ठीक है, कॉटन एक्सपोर्ट करते थे। देन है आपका आइवरी प्रोडक्ट, यानी हाथी दांत, हाथी दांत का हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं। देन कुछ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स का भी हम एक्सपोर्ट क्या करते थे। ओके, तो ये मेनली चीजें जिनका हम एक्सपोर्ट किया करते हैं। कुछ और चीजें बताता हूं आपको मैं। सूती वस्त्र, रेडीमेड सूती वस्त्र। देन है आपका बीड्स, यानी मन के बीड्स, इसी से काम चलाना पड़ेगा, लाइट्स नॉट वर्किंग। ओके, बीड्स, तो इनका हम एक्सपोर्ट किया करते थे। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता लग गया, देन हमने जो मेजर जो नेबरिंग कंट्रीज है, इंटरनल ट्रेड है, देन एक्सटर्नल ट्रेड है, सबकी हमने बात कर ली। तो हम इंटरमीडिएट स्टेशन है उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से इंटरमीडिएट स्टेशन है। ओके, देखिए वो है आपके दो इंटरमीडिएट स्टेशन है। एक तो है आपका बहरीन, जिसको हम दिलमान बोलते हैं। दो इंटरमीडिएट स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन दो है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका बहरीन, जिसको हम बोलते हैं दिलमन, MUN, दिलमन, और एक है आपका ओमान, इसको बोलते हैं मकरान कॉस्ट, यानी आपका मकरान तट। दो इंटरमीडिएट स्टेशन है, दो इंटरमीडिएट स्टेशन हो गए। देन है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गए। देन जब हम बात करते हैं कौन कौन से मेजर पोर्ट है जिनसे एक्सपोर्ट होता था, तो मैं उन पोर्ट की बात भी कर लेता हूं। देखिए एक तो आपका सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट भी है, लोथल। किनकी बात हो रही है, पोर्ट की बात हो रही है। पोर्ट सबसे पहला है लोथल है। देन है आपका सुतकोटड़ा, सुतकांगेंडोर। देखिए एक हुआ है लोथल, एक हुआ है सुतकोटड़ा, ठीक है। ये सुतकांगेंडोर ये बलूचिस्तान में पाया जाता है, ये दोनों ही गुजरात में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी हैं, अलाहादीनो, ठीक है। ये आपका ग्वादर के पास, यानी आज का जो पाकिस्तान है, ग्वादर है, उस कराची में मिल जाएगा, कराची के आसपास मिल जाएगा, कराची के पास, ठीक है।
तो ये आपके मेजर पोर्ट हुए। इसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल साइट्स भी हैं, कुछ इंडस्ट्रियल साइट भी हैं। आप देख सकते, बता दो कौन कौन सी। एक तो है आपकी भगत राव, ये कहाँ मिलेगी, ये आपकी भगत राव कहाँ मिलेगी, गुजरात में। देन लोथल, और एक ये भी साइट है अलाडीनो, ये भी एक साइट है। इसके अलावा जो मेजर सिटीज है जैसे कालीबंगन, यहाँ पर बैंगल्स चूड़ियां बनती हैं, कालीबंगन। फिर हड़प्पा भी है, हड़प्पा। देन मोहन जोदारो, कैसे बोल सकते हैं, मोहन जोदारो, ठीक है। मोहन जोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, भगत राव और लोथल, ये मेजर मेजर आपकी इंडस्ट्रियल साइट है। तो इंडस्ट्रियल साइट देख लिया आपने, देन पोर्ट देख लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लिया, जिनसे ट्रेड होता है वो देख लिया, ट्रेड में क्या वस्तु आती क्या जाती वो देख लिया। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ट्रेड। देन हम बात करते हैं किसकी, करेंसी इकोनॉमी की, या मॉनेटरी एक्सचेंज कैसे होता था। देखो, मुद्रा अर्थव्यवस्था, उसको शुद्ध में क्या बोलते हैं, मुद्रा अर्थव्यवस्था। जो अंतिम हमारा टॉपिक है इसकी बात हो रही है, मुद्रा अर्थव्यवस्था, करेंसी इकोनॉमी। तो हम कहेंगे कि अंतिम बार्टर सिस्टम, यानी विनिमय प्रणाली का यूज होता था। और कुछ नहीं लिखूंगा इसके बारे में। देखिए, these people have barter, these people used to use barter system ऐसे एक्सचेंज यूनिट। इनके पास ना तो कोई कॉइन्स थे, ना कोई ऐसी उन्होंने व्यापार के लिए कोई माध्यम बनाया था। हालांकि इनका ट्रेड काफी रिच था, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हो, लेकिन चूंकि अभी लिपि पढ़ी नहीं गई है तो हम कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य, दे डू नॉट सपोर्ट दैट दे हैव काइंड ऑफ कॉइन्स, और ऐसी कोई चीज थी जिससे वो व्यापार करते थे। तो हम मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं कि बार्टर सिस्टम ये यूज करते होंगे जिससे इनका व्यापार चलता होगा। ये हमारा लेक्चर हो गया पूरा, और इसके आगे का लेक्चर है वो भी काफी अच्छा रहने वाला है, सोसाइटी, अर्थव्यवस्था की सोसाइटी। देखिए, ये जो लेक्चर है आपका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, वन सूट वन पजामा फिट फॉर ऑल इन एनी एक्सट्रीम कंडीशन। बस आपको उसका टाइम टू टाइम रबर बैंड चेंज करना है। सो दिस लेक्चर सेट अ पैटर्न ऑफ इकोनॉमी on the basis of which we are going to study in further phase of economy। आगे की जितने फेज उनमें हम इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे। तो this is how I am concluding this lecture। Thank you, see you again।